हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चंस को लेकर के उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थर्ड पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के जो और आए हुए क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के बारे में अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को देखा जाए तो उसका नाम ही कुछ सजेस्ट करता है जिसको बहुत तरीके से जाना जाता है। जैसे बोला जाता है उसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा बोला जाता है डायरेक्शनल दैट इज़ क्वांटिटिव लॉ, तीसरा बोला जाता है आपका जूल्स लॉ। तो यहीं से क्वेश्चन पहला बना हुआ है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज गिवन बाय व्हाट। तो जूल्स जो एक साइंटिस्ट थे जिन्हीं के द्वारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पॉइंट किया गया था, इसीलिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जूल्स के द्वारा किया गया था, इसलिए जूल्स लॉ बोला जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट बोलता है कि जूल्स लॉ स्टेट दैट स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस डिपेंड्स अपॉन व्हाट। तो देखिए जूल्स लॉ के अकॉर्डिंग जब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करने जाते हैं तो यहाँ से डेल क्यू जो होता था डेल यू के बराबर होता था, दैट वाज एम सी बी डेल्टा टी। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस, और ये अप्लीकेबल होता है फॉर द आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द आइडेंटिटी डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी बी इज वैलिड फॉर। तो देखिए आपके पास इक्वेशन जो बनता था डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू था। ठीक है, और इस डेल डब्ल्यू को अगर अपन पी डी बी डिस्प्लेसमेंट वर्क के साथ रिप्लेस कर देते थे तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वर्क होता था क्लोज सिस्टम के लिए, और ये टोटल इक्वेशन अप्लीकेबल तभी होता था जब आपका प्रोसेस पूरी तरीके से रिवर्सिबल हो जाए। तो रिवर्सिबल, अब कहते थे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अगर फ्रिक्शन फ्री होता है तो उसको रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख लो कौन सा प्रोसेस रिवर्सिबल एंड आपका क्लोज सिस्टम है। तो ऑप्शन सी की अगर अपन बात करें, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस विदाउट डिसिपेशन इन द क्लोज सिस्टम, इसकी बात करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसके लिए अप्लीकेबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोले हीट ट्रांसफर टू अ क्लोज स्टेशनरी सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू। देखिए अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट ट्रांसफर की बात किया जा रहा है, डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डी बी। अब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये वर्क डन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टोटल हीट ट्रांसफर होगा दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, तो आपको देख करके बस आपको ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखे हो वहाँ से बेसिक आइडिया लेना है कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है और किस तरीके से इसको आप क्वेश्चंस को आप समझ सकते हो। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन की अगर अपन बात करने जाए तो बोल रखा है द शॉर्ट कम ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जब बोल रहा था तो सबसे बोला था उसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, उसी को आप क्वांटिटेटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तो बात करता है, मतलब हीट का इंटरेक्शन वर्क में हो रहा है, लेकिन वो इस तरीके से नहीं बताता है कि इसकी क्वालिटी कितनी क्वालिटी में कंजर्वेशन हुआ, किस डायरेक्शन में कंजर्वेशन हुआ। ये सारी जो चीज़ों के बारे में बात करता है वो आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स मतलब ये क्वांटिटी की बात कर देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, इसके बारे में बात नहीं करता है। ठीक है, अब थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात किया जाए तो थ्रोटलिंग प्रोसेस बार बार हमने इस क्वेश्चन को देखा, इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आप डायरेक्टली देखते थे जो एंथैल्पी की वैल्यू होती थी वो कांस्टेंट रहती थी, मतलब एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इन अ स्टडी फ्लो प्रोसेस, स्टडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम, अक्रॉस द कंट्रोल वॉल्यूम मास एंड एनर्जी फ्लो इक्वल टू व्हाट। देखिए स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की जब बात करने जाते थे तो कहते थे जो मास एट एंट्री इज इक्वल टू मास एट एग्जिट, एनर्जी एट एंट्री इजकल टू एनर्जी एट आउटलेट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मास और एनर्जी जो दोनों है दोनों आपका कांस्टेंट रहने वाला है थ्रू आउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है, एन आइडियल गैस इज फिल्ड इन अ बलून। ठीक है, एक आइडियल गैस बलून में भरा हुआ है, केप्ट इन एबिक्वेटेड एंड इंसुलेटेड रूम, एक रूम में रखा हुआ है। जैसे आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आपके पास एक रूम है, यहाँ पे जो बलून है गुब्बारे को आपने भर रखा है। ठीक है, अचानक से गुब्बारा जो बस्ट होता है और जो ये आपका सिस्टम जो है एडियाबेटिक है, ठीक है, इंसुलेटेड है। एडियाबेटिक मतलब बाहर से किसी तरीके का हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा होगा। अब फ्री एक्सपेंशन में अचानक से बलून जब बस्ट हुआ तो क्या होगा, इसकी जो इंटरनल एनर्जी है मतलब वो इस तरह आपका डिस्पैच हो जाएगा। ठीक है, जो गैस है वो इसमें पूरी तरीके से रूम में फैल हो जाएगा, लेकिन सिस्टम के बाहर क्या किसी तरीके का इंटरेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। मतलब इस तरीके की जो कॉन्सेप्ट आता है वो फ्री एक्सपेंशन की कैटेगरी में आता है, और फ्री एक्सपेंशन में आपको पता है कि वर्क डन जीरो होता है,
अक्रॉस द बाउंड्री हीट इंटरेक्शन जीरो होता है अक्रॉस द बाउंड्री, तो इंटरनल एनर्जी जो चेंज होता है वो भी जीरो होता है, मतलब यू इनिशियल जो होगा वो यू फाइनल के बराबर हो जाता है। और आप ये भी जानते हो कि इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो अगर इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा टी इनिशियल टू टी फाइनल, तो आप ये भी जानते हो एंथैल्पी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। तो इसमें इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगा और साथ साथ में एंथैल्पी की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी। तो आप यहाँ से समझ सकते हो जब गैस पूरी तरीके से रूम में भर जाएगा तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो भी कांस्टेंट, क्योंकि इट्स द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जो एंथैल्पी इट इज़ आल्सो कांस्टेंट बिकॉज इट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है कि द चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ क्लोज सिस्टम इज इक्वल टू हीट ट्रांसफर द रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। आपको पता है कि जब हीट इंटरेक्शन जो होता है वो चेंज इन एंथैल्पी के बराबर तब होता था जब प्रोसेस आपकी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पे हो रही होती थी, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, गैस एक्सपेंड फ्रॉम अ डेफिनेट वॉल्यूम इन अ क्लोज वेसल द मैक्सिमम वर्क विल बी डन। देखिए एक गैस जब एक्सपेंड हो रहा होता है, ठीक है, इन द डेफिनेट वॉल्यूम इन अ क्लोज वेसल द मैक्सिमम वर्क विल बी डन व्हेन द प्रोसेस इज एट कांस्टेंट। अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, एक कोई एक्सपेंशन प्रोसेस है और आप जानते हैं इसमें एक्सपेंशन प्रोसेस में ये आपका कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, ये टेम्परेचर होता है, ये पॉलीट्रॉपिक होता है, ये एडियाबेटिक होता है और ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। अब देख लो जो वर्क डन होता है एरिया अंडर द कर्व को डिफाइन करता है। तो आप देख लो किस में एरिया अंडर द कर्व वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करोगे तो इसमें एरिया अंडर द कर्व की जो वैल्यू ज़्यादा हो रही होगी, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम वर्क आपको तभी मिलेगा जब प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर पर हो रहा होगा, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, द हीट अब्जॉर्ब आर रिजेक्टेड ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो देखिए पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर आप फार्मूला देखते हो हीट अब्जॉर्प्शन या रिजेक्शन का, तो वो होता था आपका गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन। ये आपका वैल्यू होता था, ये n माइनस वन पॉलीट्रॉपिक है तो n माइनस वन हो जाएगा। आप इसी को बोलते थे कि क्लोज सिस्टम जो वर्क है किसके लिए, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। तो आप देख लो इसके साथ में पॉलीट्रॉपिक वर्क का मल्टीप्लिकेशन कहाँ पे है, तो गामा माइनस एन गामा माइनस वन इंटू वर्क डन। तो ये आपका आंसर जो ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन की अगर अपन देखें तो इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। इसमें क्या कहना चाह रहा है, व्हाट इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ 80 लीटर ऑफ द वाटर इन 40 मिनट बाई अ हीटर ऑफ 2 किलोवाट। देखो ये हमने माना कि एक बाल्टी है जिसमें ठंडियों के टाइम पे आप पानी गर्म कर रहे हो, ये 80 लीटर है, ठीक है जी, 80 लीटर है। अब देखो इसमें क्या बोल रखा है कि आपने एक रॉड ले लिया जिस पे टेम्परेचर जो इसका हीटर है जिसका पावर है 2 किलो वाट का, ठीक है, और इसको हीट करा रहे हो तो टेम्परेचर में राइज कितना देखने को मिलेगा। इन्होंने डायरेक्टली बेसिक पॉइंट यही पूछ रखा है, मतलब 80 लीटर का पानी है और टोटल अमाउंट ऑफ जो हीट एनर्जी है वो डायरेक्टली आपको टेम्परेचर को राइज करने में हेल्प किया जाता है। मतलब यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, जो हीट एनर्जी होगा MC डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू जो हीटर है उसकी पावर कितना है, तो हीटर की जो पावर है वो 2 किलोवाट। और आप जानते हो 2 किलोवाट कितने टाइम के लिए चलाया जा रहा है, 40 मिनट के लिए चलाया जा रहा है। अब 40 मिनट है, इसको आप MKS यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो सेकंड आ जाएगा। और आप जानते हो ये मास है किसका, जो क्वांटिटी दे रखा है वाटर का। अब मास की जब आप बात करने जाते हो, लाइक डेंसिटी इजकल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। वाटर की डेंसिटी 10⁻³ होती है और जब वॉल्यूम आपका 80 लीटर दिया हुआ है तो 80 लीटर को अगर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो 10⁻⁻3। डेंसिटी ऑफ द वाटर है 10⁻3, तो -3 से +3 ये कट जाएगा तो आपका 80 बचेगा। मतलब यहाँ पे 80 स्पेसिफिक जो वॉल्यूम होता है वाटर का 4.2 अप्रॉक्सीमेटली, या आप कह सकते हो 4.187। चेंज इन टेम्परेचर मतलब फाइनल टेम्परेचर में कितना चेंज देखने को मिल रहा है, ये डेल्टा की जो बात की जा रही है वो कितनी होगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो। आप इसको सॉल्व करके अगर आप देखते हो तो 2 × 40 × 60 डिवाइडेड बाई योर 80 × 4.2, तो आपको यहाँ जो चेंज इन टेम्परेचर देखने को मिल रहा है दैट इज़ चेंज इन टेम्परेचर जो दिख रहा है वो आपका 14.28 आ रहा है, ठीक है जी। ये 14.28 आप देख लो कहाँ पे है,
तो 14.28 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। बस आप ऐसे देखो, इसको इस तरीके से रिमेंबर कर सकते हो कि आपके पास एक बाल्टी पानी है, उसको आपने आपने एक रॉड लिया, उससे गर्म कर रहे हो पानी को, तो 80 लीटर पानी है, 40 मिनट में कितना टेम्परेचर में चेंज लाएगा, ये बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है। इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस द फ्लूइड एक्सपेंड फ्रॉम 10 बार 2 मीटर क्यूब टू 2 बार 10⁻³ मीटर क्यूब। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है कोई, पीवी डायग्राम पे डायरेक्टली आप पीवी डायग्राम अगर बनाना सीख गए तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें इनिशियल स्टेट पे क्या हो रहा है, 10 बार प्रेशर है, और जो वॉल्यूम की बात कर रहा है ये 2 मीटर क्यूब है। ठीक है, फाइनल में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे 2 बार प्रेशर मिल रहा है, और जो यहाँ पे वॉल्यूम है वो 10 मीटर क्यूब है। ड्यूरिंग दिस एक्सपेंशन प्रोसेस 100 किलोवाट ऑफ हीट इज सप्लाइड, देन द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इज इक्वल टू व्हाट। अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा भी आपने इस चीज़ को पढ़ रखा होगा, बेसिक डेरिवेशन से अगर बात किया होगा, तो इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस के केस में जो टोटल इंटरनल एनर्जी होती है वो ज़ीरो हो जाती है। मतलब इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो जब इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है, टेम्परेचर में चेंज जीरो है, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। मतलब टोटल हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क इंटरेक्शन। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछ रखा है द वर्क डन, आप बता दो कितना हो जाएगा। इन्होंने हीट सप्लाई दे रखा है 100 किलोवाट, वर्क सप्लाई की बात कर रहा है, वर्क डन कितना होगा, तो डायरेक्टली आप यहाँ से बोल सकते हो 100 किलोवाट। ये तो आपका एक बेसिक आइडिया हो गया कि अगर आपके पास ये थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो यहाँ से कर सकते हो। अगर ये समझ में नहीं आता है तो डायरेक्टली आप इक्वेशन लगाओ, P1 B1 ln B फाइनल बाई B इनिशियल, वहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन सॉल्व होकर के नजर आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये आइडिया है कि इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है अगर टेम्परेचर में चेंज नहीं आता है, तो इस केस में आपको डायरेक्टली देखने को मिलेगा टोटल हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू टोटल वर्क डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, BPSC में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बस इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होते हैं उसको समझना पड़ेगा थोड़ा, अगर उसको आप समझ जाते हो तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन है, एन एडियाबेटिक प्रोसेस 5000 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम। देखिए एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस की जब बात करते हो तो टोटल हीट का इंटरेक्शन जो होगा आपका ज़ीरो होगा। और इन्होंने वर्क डन की जो बात किया है, दिस इज़ 5000 जूल दे रखा है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस इतना वर्क जो परफॉर्म किया जा रहा है सिस्टम के द्वारा, तो प्लस में आ जाएगा। द सिस्टम रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट वाइल 1000 जूल जो आपका हीट इज़ एडेड। इन्होंने बोला है एक एडियाबेटिक जैसे प्रोसेस है, ठीक है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ ऐसा हुआ जिसमें हीट का इंटरेक्शन पहली बात तो ज़ीरो हो रहा था, लेकिन वर्क डन जो हो रहा था आपका वो आपका 5000 हो रहा था। ठीक है जी, तो 5000 हो रहा था। बोला दूसरा आप फिर से इसी को फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट पर रिटर्न होकर के आ रहे हो, तो उस केस में वो प्रोसेस आपका एडियाबेटिक नहीं रहा। तो एडियाबेटिक जब नहीं रहा तो जो डेल क्यू की जब बात उन्होंने किया, बोला 1000 जो है आपका जूल हीट जो सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम निगेटिव होता है। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम निगेटिव, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो सेकेंड केस में इन्होंने बोल रखा है कि हम सेकेंड प्रोसेस में जब सेम आप देख रहे हो तो 1000 जूल की एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो, तो वर्क डन इस प्रोसेस में जो W2 की वैल्यू हो वो कितनी हो जाएगी, इसकी बात किया है। तो पहले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो ज़ीरो, तो चेंज इन जो आपकी बात जब हीट की जो बात किया जा रहा है वो आपकी चेंज इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। मतलब U2 माइनस U1 की जब बात करोगे तो आपको U2 माइनस U1 जो होगा वो माइनस 5000। ठीक है, ये जूल आ जाएगा। अब बताइए दूसरे प्रोसेस में मानते हैं कि ये स्टेट 1 था, ये आपका स्टेट 2 है। इसमें आया जब आपने तो इंटरनल एनर्जी में चेंज इतना आया, सेम प्रोसेस पे आप रिपीट हो रहे हो तो भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज तो सेम रहने वाला है, बस यहाँ पे आपने हीट की कुछ सप्लाई कर दिया है। तो जब 1 से 2 जा रहे थे तो फाइनल माइनस इनिशियल में माइनस 5000। अगर आप 2 से 1 की तरफ जाओगे तो इनिशियल माइनस फाइनल यहाँ पे आप देखोगे तो प्लस में आ जाएगा 5000 जूल। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन में आप इक्वेशन को लगा दो, डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो U1 माइनस U2 यहाँ पे आएगा तो ये प्लस में आएगा 5000, ये आपका हीट सप्लाई हो रहा है 1000। तो अब बताओ यहाँ पे जो चेंज देखने को मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपके पास में जो इंटरनल एनर्जी दे रखा है 1000,
ये जो वैल्यू आपने दे रखा है 5000, बाहर जा करके आप देखो, जब इधर लेकर के जाओगे तो जो आपको वर्क डन मिलेगा 6000 किलो जूल का जो वर्क डन आपको मिल जाएगा, जूल का वर्क डन मिल जाएगा। मतलब आपको इस बात को समझना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस को आप टैकल कर सकते हो। बस आपको ये देखना है कि जब 1 से 2 की तरफ जा रहा था तो यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन जो हीट इंट्रैक्शन हो रहा था वो 0 था। जब 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो हीट इंट्रैक्शन कुछ हो रहा है, तो इंटरनल एनर्जी सेम रहेगा। जब वहाँ पे वर्क डन की बात करने जाओगे तो इंटरनल एनर्जी आगे जा करके ऐड हो जाएगा, तो वहाँ से आपको वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके जस्ट साथ में जो दूसरा क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन जो है उसको देख रहे हैं। ये क्या बोल रखा है, इस क्वेश्चन को भी आप देखोगे बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अ सिस्टम एग्जीक्यूटेड अ साइक्लिक ड्यूरिंग व्हिच देयर इज अ 4 हीट ट्रांसफर Q12, Q23, Q34 and Q41. The work during this process is 1 to 15, 2 3 minus 10, 3 4 आपका 16 है, तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 4 to 1 की बात किया जा रहा है। मतलब इन्होंने बोल रखा है कि एक साइक्लिक प्रोसेस है और साइक्लिक प्रोसेस में आपको पता है कि जो नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क डन। मतलब यहाँ पे 4 प्रोसेस है, Q12, Q23, Q34, Q41, that is equal to W12, W23, W34 प्लस W41। अब इन्होंने सब प्रोसेस की वैल्यू दे रखा है, बट W41 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है कि कितना हो जाएगा। तो Q12 आपके पास में है 220, Q23 माइनस 25, Q34 माइनस 180 प्लस Q41 जो है आपका 50 दे रखा है। अब W12 की वैल्यू जो दे रखा है आपका 15 है, W23 की वैल्यू जो दे रखा है माइनस 10 है, W34 की वैल्यू जो दे रखा है 60 है, और पूछ रखा है W41 की वैल्यू कितनी होगी। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखोगे तो W41 की जो वैल्यू होती है आपकी 0 आ जाएगी। मतलब आपको बस एक बेसिक आइडिया अगर हो कि इन द केस ऑफ साइक्लिक प्रोसेस नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क डन, तो जब नेट हीट इंट्रैक्शन नेट वर्क डन के बराबर हो जाता है, मतलब साइक्लिक प्रोसेस के केस में ये इक्वेशन केवल एप्लीकेबल होता है। लेकिन सिंगल प्रोसेस की बात किया जाए तो ये इक्वेशन आपका कभी भी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। उसके लिए डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डेल डब्ल्यू, वो आपके लिए एक दूसरा प्रोसेस के लिए आपके पास इक्वेशन होता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंटरनल कंबस्शन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल, इंटरनल कंबस्शन इंजन वर्किंग ऑन द डीजल साइकिल, गैस टर्बाइन, स्टीम टर्बाइन, in which the above device the equation del q is equal to d plus p dv is not applicable। देखिए, अब आपको अभी मैं बताया था del q is equal to du plus p dv, ये इक्वेशन अप्लीकेबल होता है फॉर क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम होना चाहिए और साथ साथ में प्रोसेस को रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखो जो आपका इंटरनल कंबस्शन इंजन होता है, जब कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा होता है तो वो क्लोज सिस्टम की तरीके से बिहेव करता है, और क्लोज सिस्टम की तरीके से बिहेव कर रहा होता है उसी टाइम पे हम कैलकुलेशन करते हो कि कितना वर्क डन मिला, कितना इफिशिएंसी आई। सक्शन और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को आप निगलेक्ट करते हो इन द केस ऑफ कैलकुलेटिंग इफिशिएंसी। ठीक है, तो क्या पता चलता है, लेकिन जब गैस टरबाइन या फिर स्टीम टरबाइन की बात करते हो, ये पूरी तरीके से ओपन सिस्टम की तरीके से बिहेव करते हैं। तो ये इक्वेशन अप्लीकेबल है केवल क्लोज सिस्टम के लिए और क्लोज सिस्टम के साथ साथ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इक्वेशन 1 और 2 के लिए तो अप्लीकेबल है, लेकिन नॉट अप्लीकेबल आपसे पूछ रखा है, तो नॉट अप्लीकेबल फॉर इक्वेशन 3 एंड 4, क्योंकि ये ओपन सिस्टम है और दिस इज ओनली अप्लीकेबल फॉर क्लोज सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर अ परफेक्टली गैस फ्लोइंग थ्रू अ नोजल। देखिए, जब नोजल के बारे में बात करें तो आपको पता है कि H1 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट इंट्रैक्शन दैट इज इक्वल टू H2 प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन। अब आपको क्या देखना होता है कि इन द केस ऑफ नोजल बोला जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी 0, क्योंकि इसमें कोई ग्रेडियंट में चेंज नहीं है। हीट इंट्रैक्शन 0, क्योंकि इसको मानते हैं इंसुलेटेड है, तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, इट इज़ नॉट द वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। बस यहाँ पे इन्होंने क्या बोला, एंथैल्पी है आपके पास H1, काइनेटिक एनर्जी स्पेसिफिक के टर्म में लिखते हैं तो हाफ 2 इंटू 7 का स्क्वायर, यहाँ पे H2, यहाँ से आपके पास हाफ C2 का स्क्वायर। तो इक्वेशन में क्या बना रखा है, H1 माइनस H2 इक्वल टू C2 या B2 लिख दूँ तो B2 का स्क्वायर माइनस B1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2।
तो ये आप इक्वेशन देख लो कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन H1 माइनस H2 इक्वल टू B2 का स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर बाई 2, ये आपका नोजल के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन अगर आपसे ये बोल दे कि इनिशियल कंडीशन में जो C की वैल्यू जो है मतलब इनिशियल वेलोसिटी है वो बहुत कम है, तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे केवल B2 के टर्म में आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा, जो कि फाइनल कैलकुलेशन आप देखते थे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो ये आपके पास में 2H1 माइनस H2 आ जाता था। ठीक है, ये बेसिक आपके पास इक्वेशन मिलता था। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आगे 1 kg लिक्विड, ठीक है, स्पेसिफिक हीट 3 किलो जूल पर kg केल्विन दिया है, इज स्टिरिंग इन अ क्लोज चैम्बर। देखिए आपके पास एक कोई क्लोज चैम्बर है, ठीक है जी, इसमें स्टीयरिंग वर्क दिया जा रहा है कितने का, जिसमें 1 kg लिक्विड है, m इक्वल टू 1 kg है, स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू दे रखा है वो 3 है, ठीक है, और जो टेम्परेचर में चेंज आ रहा है वो आपका 10 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी, ये आपने इसको स्टीयरिंग वर्क दिया, और स्टीयरिंग वर्क आपने जब दिया तो आपको पता है कि जब इसमें कोई बाउंड्री वर्क बाहर की तरफ कोई आपको कंडीशन देखने को नहीं जब मिल रहा है, तो इसमें जो इंटरनल आपने जो वर्क दे रखा है, जो हीट जब जनरेट हो रहा होगा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। मतलब जो यहाँ से आपने डेल क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी दिया है, एम सी डेल्टा टी, तो ये 1 है, ये 3 है, ये 10 है, तो आपको ये 30 जो एनर्जी आप दे रहे हो वो टोटल का टोटल क्या हो रहा है, इसमें इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है। ठीक है जी, इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जा रहा है, दैट इज डेल क्यू दैट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, लेकिन साथ साथ में क्या बोल रहा है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग इज 3 किलो जूल। अब ये बोल रहा है जो बाहर की तरफ जो हीट जो हो रहा है वो ट्रांसफर हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 किलो जूल के रिस्पेक्ट में। मतलब वर्क हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम जो होता है वो निगेटिव होता है, और हीट ट्रांसफर ऑन द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो बाय द सिस्टम हो रहा है निगेटिव, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है वो 30 आपका आ रहा है किलो जूल का, 30 किलो जूल का आ रहा है। अब बताइए, इन्होंने बोल रखा है द वर्क डन ऑन द वाटर ड्यूरिंग द प्रोसेस विल बी व्हाट। तो स्टीयरिंग जो आप चला रहे हो तो इससे वर्क डन कितना हो रहा है, अब आपको ये पता है डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये जो हीट इंटरेक्शन है बाहर की तरफ हो रहा है तो ये -3, इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है आपका 30, ये आपके पास डेल डब्ल्यू। अब इसको इधर लेकर के आओगे तो डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू -33 हो जाएगा किलो जूल। और आपसे क्या पूछ रखा है इन्होंने, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द वाटर, मतलब ये ऑलरेडी ऑन द सिस्टम जो होता है निगेटिव होता है, तो इन्होंने ऑलरेडी माइनस टर्म मान रखा है, मतलब ये यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड जो होगा आपका 33 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है जी, 33 किलो जूल हो जाएगा, ये है आपके पास कंडीशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोल रखा है, अ सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ गैस कंटेनिंग इन अ सिलेंडर fitted with a piston. The gas expand from the state 1 at E1 is equal to 75 and state 2 E2 is equal to -25 degree kilojoule. During the expansion, the gas does 60 kilojoule of work to surrounding. The heat transfer to or from the system during the process is what? देखिए इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, एक प्रोसेस है, ठीक है, इस प्रोसेस में जो E1 की वैल्यू दे रखा है, उन्होंने बोला है कि ये 75 किलो जूल है, और जब एक्सपेंशन होता है तो फाइनल एनर्जी में जो चेंज देखा वो 25 किलो जूल है। ठीक है, और ड्यूरिंग एक्सपेंशन जो वर्क है, डेल क्यू की बात, डेल डब्ल्यू की जो बात करें, वर्क डन बाय द सिस्टम तो +60 किलो जूल है। तो उन्होंने बोल रखा है जब ये सारी प्रोसेस हो रही होती हैं तो हीट का इंट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, सिस्टम के द्वारा का जो हीट का इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो किस तरीके से हो रहा होगा, इसकी बात करते हैं। तो आपको पता है डेल क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अब डी ई मतलब ई फाइनल माइनस ई इनिशियल और प्लस डेल डब्ल्यू। अब आपको देखना है ई फाइनल जो है वो -25 है और ई इनिशियल -75 हो जाएगा, प्लस डेल डब्ल्यू जो आपका वो 60 है। आप यहाँ देखो -100, ये आपके पास +60, तो ये आपका -40 किलो जूल। अब -40 किलो जूल का क्या मतलब है
जब देखो ये आपका सिस्टम है, जब सिस्टम पर हीट की सप्लाई करते हो तो ये पॉजिटिव होता है, सिस्टम के द्वारा हीट का जब रिजेक्शन होता है तो ये आपका निगेटिव होता है, मतलब सिस्टम हीट को रिजेक्ट कर रहा है। उनके कहने का मतलब ये है कि जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है वो आपका -40 किलो जूल हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को देख सकते हो। देखो प्लस और माइनस दोनों में वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको ये बेसिक आइडिया नहीं है कि हीट का इंट्रैक्शन होना, ये रिजेक्शन होना या फिर उसमें सप्लाई होना वो प्लस और माइनस होता है, तो आप इस क्वेश्चन को गलत करोगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में डायरेक्टली इन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है। देखिए, फ्लो वर्क इज़ एनालोगस टू, फ्लो वर्क मतलब फ्लो वर्क जो होता है आपका ओपन सिस्टम होता है, और नॉन फ्लो वर्क जो होता है उसको आप क्लोज सिस्टम वर्क कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वर्क कहते हैं। तो फ्लो वर्क, डिस्प्लेसमेंट वर्क पीडीबी होता है, और जो फ्लो वर्क होता है बीडीपी होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपने देखा पीडीबी से ही कुछ मिलता जुलता है, मतलब जो पी के साथ बी को रिप्लेस किया, बी के साथ पी को रिप्लेस किया, तो जो फ्लो वर्क होता है ओपन सिस्टम के लिए वो डिस्प्लेसमेंट वर्क का एनालोगस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ़ एच बी द हीट सप्लाई टू द सिस्टम टू डू वर्क डब्ल्यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इजकल टू व्हाट। तो देखिए जी, अब यहाँ पे हीट सप्लाई मतलब हम क्या कहते थे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग फ्लूइड जो होता था उसको आप एंथैल्पी कहते थे, या फिर कह देते थे अमाउंट ऑफ हीट एसोसिएटेड विद द फ्लोइंग फ्लूइड। तो मतलब अमाउंट ऑफ हीट H इजकल टू क्यू हो रहा है, तो आपको पता है Q इजकल टू यू प्लस डब्ल्यू, ये आपके पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे अगर H एंथैल्पी की बात करोगे तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड W की जब आपके पास एक इक्वेशन देखने को मिलेगा तो आप यहाँ देख सकते हो H इजकल टू डेल्टा एंड चेंज इन टेम्परेचर, आई मीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन। ठीक, अगला क्वेश्चन है, इफ डेल क्यू इज द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड डेल डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। देखिए, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम डेल क्यू, वर्क डन बाय द सिस्टम डेल डब्ल्यू, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल। अब आप इतना जानते हो ये इक्वेशन जो बनता है डेल क्यू इजकल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू बनता है, और आपको पता है जो हीट है और वर्क है ये इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, और जो एनर्जी होता है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल लाने के लिए डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू आप करोगे तो डी ई आ जाएगा, और आपको पता है कि यही एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की यही आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, या ये प्रॉपर्टी है, एंड ऑल प्रॉपर्टी आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। देखिए, ये जो क्वेश्चन इन्होंने, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कपल्ड टू अ विंड मिल प्रोड्यूसिंग एन एवरेज इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 6 किलोवाट। इन्होंने बोल रखा है कि आपके पास में एक कोई जनरेटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, जो पावर जो प्रोड्यूस कर रहा है 6 किलोवाट पावर आपका प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, एंड द पावर इज यूज टू चार्ज अ स्टोरेज बैटरी, और इस जो पावर को आप यूज करते हो यहाँ पे आपके पास कोई बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए। ठीक है, उसको चार्ज करने के लिए यूज करते हो। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द बैटरी टू द सराउंडिंग इज 0.3। अब ये बोल रहे हैं जब इसको चार्ज कर रहे हो तो यहाँ से कुछ हीट जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, और हीट का जो रिजेक्शन है दैट इज 0.3 किलो वाट। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द बैटरी इन 2 आवर। अब ये बोल रहा है कि ये आपने विंड मिल से आपने कुछ पावर प्रोड्यूस किया, वो जो पावर जो है आप इसको सप्लाई कर रहे हो बैटरी को, और आप अच्छी तरीके से जानते हो जब किसी सिस्टम पे वर्क किया जाता है तो आपका निगेटिव होता है, मतलब ये जो वर्क डन आप कर रहे होगे वो आपका निगेटिव में आएगा 6 किलोवाट। बताइए जी, और जो सिस्टम के द्वारा हीट का रिजेक्शन हो रहा होता है तो वो भी निगेटिव में आता है, मतलब ये वैल्यू भी आपकी निगेटिव में आएगी। तो उन्होंने बोला व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर इन द बैटरी इन 2 आवर। ठीक है, अब 2 घंटे में कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर हो रही होगी। अब ये बताइए, यहाँ से आपने जब एनर्जी को सप्लाई किया मतलब डेल क्यू जो आपने किया डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अब आपके पास जो हीट का इंटरेक्शन है वो -0.3 है। ठीक है जी, यहाँ पे आपने देखा चेंज इन एनर्जी प्लस जो डेल डब्ल्यू है वो माइनस में आपका 6 है, इधर लेकर के जाओगे तो जो चेंज इन एनर्जी होगा वो आपका कितना हो जाएगा 5.7 आ जाएगा, मतलब ये जाएगा इधर प्लस हो जाएगा तो ये 5.7। ये 5.7 जो एनर्जी स्टोर हो रही है पर सेकेंड स्टोर हो रही है, लेकिन ये कितना बोल रहा है 2 घंटे में कितनी स्टोर होगी। तो आप इसको 2 इंटू मल्टीप्लाई करोगे 3600 से,
मतलब आप जो भी कैलकुलेशन करोगे MKS यूनिट में कैलकुलेशन करोगे। अब आप इस इक्वेशन को जब सॉल्व करने जाओगे तो 5.7 इंटू जस्ट अ सेकेंड 5.7 इंटू हियर 2 इंटू 3600, तो आपका ये जो रिजल्ट आएगा 410 एंड 40, और ये आपका जो इक्वेशन निकल के आएगा जब टाइम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका जो वाट में पावर होता है उसको जूल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो दो जगह आपका आंसर सेम मिल रहा है, ये आपका किलो वाट में है, आपका किलो जूल में है। तो आपको कैलकुलेशन के साथ साथ में ये भी पता होना चाहिए जो एनर्जी की यूनिट होती है आपकी जूल में दी होती है, और जो पावर की यूनिट होती है पावर की वो आपकी वॉट में होती है। तो हमने यहाँ पे एनर्जी को कैलकुलेट किया है तो जो आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा। ठीक है जी, तो ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। या आपके इस तरीके के क्वेश्चन आपके गेट एग्जाम में या इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली बेसिस पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोल रखा है, द एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। बिल्कुल, एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम की कांस्टेंट होती है क्योंकि इसमें सिस्टम से बाहर किसी भी तरीके का एनर्जी का इंट्रैक्शन नहीं हो सकता है, ना तो मास का इंट्रैक्शन हो सकता है। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही है। अगला बोल रखा था एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन इंक्रीज बट कैन नेवर बी डिक्रीज। देखिए जो एंट्रोपी प्रिंसिपल होता है वहाँ से आपको एक स्टेटमेंट मिलता है कि एंट्रोपी जो चेंज होता है किसी यूनिवर्स का कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, विल नेवर बी निगेटिव, मतलब वो या तो जीरो होगी या तो आपकी पॉजिटिव होगी, और हमेशा टेंस टू मैक्सिमम वैल्यू को होती है। टेंस टू मैक्सिमम वैल्यू मतलब एंट्रोपी चेंज ऑफ द इनवर्स विल नेवर हैव अ नेगेटिव वैल्यू, तो मतलब हमेशा वो पॉजिटिव होगी। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इन स्टेटमेंट का आपस में कोई रिलेशन है? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मतलब ये पता चलता है कि इसमें ऑप्शन ए और बी बोथ आर ट्रू, बट बी इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन ए। ये असेसन रीजन के क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आजकल हर जगह देखने को मिलते हैं। अ सिस्टम अब्जॉर्ब 100 किलो जूल एज हीट एंड डज 60 किलो जूल वर्क अलॉन्ग द पाथ 1 to 3। जब ये 1 2 3 की तरफ जा रहा होता है तो इस कंडीशन में इन्होंने बोला जो हीट सप्लाई हो रही है वो आपकी 100 किलो जूल की हो रही है, और जो वर्क डन हो रहा होता है वो आपका 60 किलो जूल का हो रहा होगा। तो आपको पता है कि जब डेल क्यू इजकल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू होता है तो चेंज इन एनर्जी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 दैट इज 40 किलो जूल। ये आपकी एनर्जी में चेंज जो है 40 किलो जूल हो गया। अब बोल रहा है सेम सिस्टम डज 20 किलो जूल ऑफ वर्क अलॉन्ग द पाथ 143। अब इसको इस तरीके से रिवर्स कर दिया गया तो 143 की तरफ जा रहे होते हैं, तो जो वर्क डन होता है आपका वो आपका जो W2 की जब बात कर रहे हैं तो आपका वो 20 किलो जूल आ रहा है। ठीक है, देन हीट एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस 143 इक्वल टू व्हाट। अब ये बताइए जो इंटरनल एनर्जी है ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो इनिशियल फाइनल में जो डिफरेंस है इंटरनल एनर्जी का हमेशा ये सेम रहने वाला है। तो ये जो इंटरनल एनर्जी में चेंज है वो सेम रहेगा। तो ये दूसरा जो प्रोसेस अप्लाई किया तो यहाँ से इन्होंने पूछा कि इसमें हीट का इंटरेक्शन कितना हो रहा होगा। तो आपको पता है इसमें जो इंटरनल एनर्जी है आपकी वो इंटरनल एनर्जी तो सेम रहने वाली है जो हम पहले इक्वेशन से कैलकुलेट कर रखे हैं जो 40 किलो जूल आ रहा है। तो इसमें डेल क्यू इजकल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अब डी ई आपके पास में 40 है और जो वर्क डन आपका आ रहा है 20, तो टोटल जो हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा वो 60 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके भी क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो आप ये समझ लो कि इस वाले क्वेश्चन में हमेशा देखोगे इंटरनल एनर्जी जो होगा इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल जो होगा वो सेम रहने वाला है। हीट का इंटरेक्शन हो रहा होगा, वर्क का इंटरेक्शन हो रहा होगा। पहले क्वेश्चन से आप इंटरनल एनर्जी निकालोगे और दूसरे क्वेश्चन में इंटरनल एनर्जी के साथ में आप ऐड या सब्सट्रैक्ट करके देखोगे तो आपका दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने कुछ पूछ रखा है, कुछ ऐसा इन्होंने बोल रखा है ड्यूरिंग अ कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन ऑफ अ गैस 33% ऑफ हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क। इन्होंने क्या बोल रखा, जो आप हीट की सप्लाई कर रहे होते हो ना उसका जो वर्क में कन्वर्जन होता है मतलब 0.33 जो % ऑफ द हीट है वो आपका वर्क में कन्वर्ट होता है। ठीक है जी, इन्होंने ये बोल रखा है मतलब जो W इजकल टू 0.33 क्यू बोल रखा है। ठीक है, अब क्या बोल रखा है
हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क वाइल द टेम्परेचर राइज जो हो रहा है, टेम्परेचर का जो राइज हो रहा है वो 20 केल्विन हो रहा है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे कितना होगा इसके बारे में इन्होंने बात कर रखा है। तो अब ये बताइए, आपको पता है Q इजकल टू MC डेल्टा टी, ठीक है। स्पेसिफिक के टर्म में बात कर रहे हैं, मतलब मास का कोई यहाँ पे कोई महत्व नहीं है। तो Q की बात अगर करने जाओगे इसके रिस्पेक्ट में, तो Q इजकल टू W डिवाइडेड बाई 0.33 आ जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से C आपको निकालना है, चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है 20 केल्विन। अब बताओ, आप डायरेक्टली अगर आप डिवाइड करके देखोगे W में, तो 0.33 इंटू 20, ठीक है, 1 डिवाइड बाई आंसर, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिख रहा होगा ये आपका 15% के अलॉन्ग, C इजकल टू 15% ऑफ W नेट, ठीक है। और इन्होंने यही पूछ रखा है कि स्पेसिफिक जो एनर्जी, स्पेसिफिक आपका हीट जो है वो आप बता दो किसके रिस्पेक्ट में, वर्क डन के रिस्पेक्ट में, दैट इज 15% ऑफ द वर्क नेट, ठीक है। ये आपके ESC 2017 का क्वेश्चन है, देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस अगले क्वेश्चन में अगर आप देखने जाओ तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, अ सिलेंडर कंटेंट 100 मीटर क्यूब ऑफ द एन आइडियल गैस एट द प्रेशर 2 बार, दिस गैस इज कंप्रेस्ड टू द रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आप इस पे PV डायग्राम ड्रा करके अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला कि इनिशियल स्टेट जो हमारे पास में है वो जो वॉल्यूम दे रखा है दिस इज 10 मीटर क्यूब, ठीक है, और जो प्रेशर दे रखा है वो 2 बार प्रेशर दे रखा है, और इसको कंप्रेस कर रहे हैं। तो जो फाइनल प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है, जो फाइनल प्रेशर देखने को मिल रहा है 15 बार मिल रहा है, ठीक है। तो व्हाट क्वांटिटी ऑफ द वर्क विल बी रिक्वायर्ड, तो इसमें कितने वर्क की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ये आपको कैलकुलेट करना है। अब आप जानते हैं कि या तो ये ES का क्वेश्चन है तो बिना कैलकुलेटर के सॉल्व करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली आपके पास इक्वेशन आ जाएगा P1 B1 ln P इनिशियल डिवाइड बाई P फाइनल। तो आपके पास में P1 दिया हुआ है 2 बार, आपके पास B1 दिया हुआ है 10, लॉग में आपके पास प्रेशर की वैल्यू P इनिशियल 2 है और वो आपका फाइनल जो है 15 है। आप इसको सॉल्व करके देखो तो अगर 2/15 की बात किया जाए तो ln के टर्म में अगर ये है तो इसका आंसर हो जाएगा, हाँ, तो ये आपका 4030, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। वैसे कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करने के लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन है, लेकिन विदाउट कैलकुलेटर अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या बोला जा रहा है आपसे। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोल रखा है, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ड्यूरिंग अ सर्टेन कंप्रेशन प्रोसेस, कंप्रेशन हो रहा होगा, ठीक है, 1 kilojoule of mechanical work input is supplied to 2 kg of gas enclosed in a cylinder piston assembly, and 400 joule of heat is rejected to the cooling water being circulated in the jacket enclosed to the cylinder. This bring amount of the change in the specific internal energy is equal to what। आप ऐसे समझ सकते हो, आपके पास कोई एक सिस्टम, एक प्रोसेस हो रहा है, ठीक है जी, कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, 1 किलोजूल ऑफ मैकेनिकल वर्क, मतलब यहाँ पे जो वर्क की इनपुट दी जा रही है W 1 किलो जूल, और आपको पता है कंप्रेशन हो रहा है तो जब वर्क सप्लाई टू द सिस्टम होता है तो निगेटिव होता है, -1 किलो जूल आप इस पर वर्क डन कर रहे होते हो, ठीक है। इनपुट द सप्लाई टू द 2 kg आपके पास में जो यहाँ पे गैस भरा हुआ है, ठीक है जी, इनक्लोज इन द सिलेंडर। और यहाँ से बोल रखा है जो हीट रिजेक्ट हो रहा है सिलेंडर से बाहर, ये आपका 400 जूल, मतलब हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम जो होता है वो भी आपका निगेटिव में आता है, तो 400 जूल, ये आपका इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 1000 जूल आ जाएगा माइनस में। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, द ब्रिंग अमाउंट ऑफ द चेंज इन द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो ये आप ये देखो, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं, आपसे केवल इंटरनल एनर्जी नहीं पूछा गया है, यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात किया गया है। तो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, इसको मूव कराने के लिए जो वर्क इनपुट है 1 किलो जूल है, यहाँ से सराउंडिंग में जो हीट का रिजेक्शन हो रहा है वो 400 जूल है। तो इंटरनल एनर्जी पहले निकाल दो, और इंटरनल एनर्जी को अगर मास से डिवाइड कर दोगे तो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन ऑलरेडी है, Q इजकल टू
आपके पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W। तो यहाँ पे आपके पास Q आपके पास 400 है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है, ये आपके पास में 1000 है, तो इधर जाकर के प्लस हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर आप बात करोगे तो ये आपके पास 600 योर किलो जूल की बात हो जाएगी, ठीक है। 600 किलो जूल आपकी इंटरनल एनर्जी, लेकिन इन्होंने स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी पूछ रखा है। तो अब देखो ये भी आंसर में दिया हुआ है, मतलब आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये भी चीज़ दी रहती है। अब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की जब बात करोगे तो इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड करके अगर आप देखेंगे तब आपको वो वैल्यू मिलेगी, ठीक है जी। कहाँ गया, अब इसको आप मास से यहाँ कर लेते हैं। तो जब स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी की बात करने जाओगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी को मास से डिवाइड करोगे, तो ये टोटल आपको 600 मिला है, और जो मास की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी 2 kg दी हुई है, मतलब ये आपका 300 किलो जूल पर kg मिलेगा, ये आपका आंसर बनेगा, ठीक है। अब देख सकते हो आपको यहाँ पे प्लस में भी दिया है, माइनस में भी दिया हुआ है, तो और 600 जो स्पेस इंटरनल एनर्जी आ रहा है वो भी रिजल्ट दिया है, मतलब 3 ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। टोटल इंटरनल एनर्जी 600 जूल आ रहा है, स्पेसिफिक टर्म में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो उसको मास से डिवाइड करके देखोगे, जब मास से डिवाइड करोगे तब क्या पता चलेगा, इसमें जो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है वो आपकी स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी 300 जूल पर kg आ रही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब अगले क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और सेम क्वेश्चन इन्होंने स्टेट जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उन्होंने सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लिया है। अब इन्होंने क्या बोल रखा है, द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सर्टेन सिस्टम इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। इफ़ दिस सिस्टम एग्जीक्यूटेड अ प्रोसेस फॉर विच द वर्क डन बाई इट पर डिग्रीज टेम्परेचर, मतलब जो इन्होंने जो वर्क डन की बात कर रखा है, मतलब जो डेल क्यू की जो डेल डब्ल्यू की बात कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो कितना दिया हुआ है 0.75 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो इन्होंने बोल रखा है डेल डी ई जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसका इक्वेशन आपको दिया हुआ है। तो हीट इंटरेक्शन आपका कितना होगा पर डिग्री, आप ये जानते हो डेल क्यू इजकल टू डी ई प्लस डेल डब्ल्यू। अब ये बताइए इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में इन्होंने डिवाइड करके देखा है, तो डी ई बाई डी टी हो जाएगा प्लस डेल डब्ल्यू बाई डी टी हो जाएगा। अब ये बताइए, अब यहाँ पे इन्होंने बोला है जो इंटरनल एनर्जी का ये फार्मूला 25 प्लस 0.25T है, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो 25 वाला वैल्यू तो चला जाएगा, यहाँ पे क्यों लाएगा 0.25। 0.25 मतलब आप ऐसे कर सकते हो, डी ई की बात करने जाओगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये आपका 0.25 डायरेक्टली आएगा, क्योंकि और जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ कोई वेरिएबल नहीं तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो ये आ गया, साथ में चेंज इन वर्क जो डन है आपका दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ है 0.75। अब तो यहाँ पे हीट इंट्रैक्शन कितना हो रहा है आपका, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, 1 किलो जूल। तो आपसे यही पूछा गया है, ये आपका ESC एग्जाम में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। देखने में आपका टफ लग रहा है, लेकिन बस इन्होंने कुछ नहीं किया है, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड करके देख लिया है, ठीक है। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने क्या बोल रखा है, अ सिस्टम अंडरगोज अ प्रोसेस इन विच द हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम इज 30 किलो जूल। अब सिस्टम जो 30 किलो जूल का हीट का इंट्रैक्शन हो रहा है, मतलब डेल क्यू की जो वैल्यू होगी वो आपकी पॉजिटिव में आएगी 30 किलो जूल, ठीक है। द वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब बाय द सिस्टम है तो वर्क डन पॉजिटिव में आएगा, ये प्लस में आपका वर्क डन बाय द सिस्टम, न्यूटन पर मीटर है तो इसको किलो न्यूटन मीटर की अगर अपन बात करेंगे या जूल की बात करेंगे तो 35 किलो जूल हो जाएगा। देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इजकल टू व्हाट, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू की बात कर रहा है कितना होगा, अब डेल क्यू इजकल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू होता है। अब आपको ये पता है 30 है, ये आपकी इंटरनल एनर्जी की बात कर रहा है, और ये आपको 35 है, तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो -5 आ जाएगा, -5 किलो जूल। अब देख लो आंसर में +5 भी दिया है, -5 भी दिया है, तो आपको समझना पड़ेगा कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम जो होता है वो पॉजिटिव होता है, हीट ट्रांसफर बाय द सिस्टम होता है नेगेटिव होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव होता है। तो इस कंडीशन को अगर आप फुलफिल करोगे तभी जाकर के आपको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा, वरना पता चलेगा आप सॉल्व तो कर रहे हो बट क्वेश्चन आपका जो गलत है,
ठीक है। अगला क्वेश्चन, एयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली इन द स्टडी फ्लो प्रोसेस। अब देखिए स्टडी फ्लो जैसे आए मतलब ओपन सिस्टम की बात कर रहा है, ठीक है, विथ निग्लेजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जीरो है यहाँ पे। तो बोल रखा था वर्क डन इन दिस प्रोसेस। आप आंख बंद करके भी जब स्टडी ओपन सिस्टम की बात करने जाता है तो आपको पता है जो वर्क डन होता है वो BDP हो जाता है, और ये माइनस के साथ में। तो बस डायरेक्टली आप देखो स्टडी फ्लो मतलब ओपन सिस्टम में BDP। आगे बढ़ते हैं, 2-4 क्वेश्चन और हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब इसमें देखते हैं, इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, फॉर नॉन फ्लो मतलब क्लोज सिस्टम, नॉन फ्लो प्रोसेस द हीट एक्सचेंज इज इक्वल टू। नॉन फ्लो प्रोसेस में कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहा है, और आपके पास ये इक्वेशन था एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस दिस इज DH माइनस BDP होता था, ये इक्वेशन था। अब चेंज इन प्रेशर अगर आपका ज़ीरो है तो जो टोटल आपका हीट ट्रांसफ़र होता है टोटल चेंज इन एंथैल्पी के बराबर हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस विथ एयर एट अ इनिशियल टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस अंडरगोइंग एन एक्सपेंशन प्रोसेस फॉर विच द प्रेशर एंड वॉल्यूम आर रिलेटेड टू, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बोल रखा है, एक्सपेंशन प्रोसेस दे रखा, आपको डायरेक्टली ये n इक्वल टू 1.4 दे करके आपको बता दिया है कि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है, मतलब n इक्वल टू 1.4। तो यहाँ से आपको पूछ रखा वर्क डन कितना होगा। तो जब वर्क डन एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आप निकालने जाते हो तो P1/1 माइनस P2 या P फाइनल B फाइनल, तो यहाँ पे P फाइनल जो होगा वो P3 हो रहा है, B3 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1। अब देखिए आपके पास P1 की वैल्यू दिया हुआ है 1000, B1 की वैल्यू दिया हुआ है 0.1, माइनस में 14.4 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 1.4 माइनस 1 तो 0.4। अब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी 10 और 14.4 इंटू दिस इज़ 0.4 डिवाइडेड बाई 0.4, तो आपको जो वैल्यू निकल करके आ रही है इस वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो 10.6 आ रही है, ठीक है। तो आप बस इस क्वेश्चन को देख करके ये समझना है कि ये प्रोसेस कौन सा है। प्रोसेस आपका गामा इक्वल टू 1.4 दे करके बता दिया कि आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो गामा इक्वल टू 4 के लिए आप 1.4 दिया है एडियाबेटिक, और उसके लिए आपके पास जो वर्क डन है वो क्या होता है, P इनिशियल B इनिशियल माइनस P फाइनल B फाइनल डिवाइड बाई गामा माइनस 1। तो आपने देखा जो इनिशियल में ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो आपको इन्हीं वैल्यू की ज़रूरत है। उसके बाद में आपने गामा माइनस 1 से डिवाइड करके देखा तो फाइनल रिजल्ट मिल गया, ठीक है जी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप देखिए इसमें क्या बोल रखा है, एयर इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। पहली बात तो आइसोथर्मल की बात करें तो सतर्क हो जाओ कि इसमें जो हीट इंटरेक्शन होगा वो वर्क डन के बराबर होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो आपकी इसमें फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होती है और टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से जीरो हो जाती है, ठीक है। तो बोल रखा है परफॉर्म इन अ कंप्रेस्ड आइसोथर्मल प्रोसेस बाय परफॉर्मिंग वर्क इक्वल टू 16 किलो जूल, ठीक है, मतलब वर्क दिया है 16 किलो जूल। देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, देखिए भाई इंटरनल एनर्जी में चेंज, आपको पता है इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, और जब चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तो इंटरनल एनर्जी की वैल्यू जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, मिक्सचर ऑफ द गैस, इसमें बोल रहा है एक्सपेंड फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू इतना एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ इतना and absorbing इतना amount of the heat during this process, the change in internal energy is equal to what। देखिए ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का इक्वेशन है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का आपको कंडीशन दिया हुआ है। बोल रखा है अ मिक्सचर ऑफ द गैस एक्सपेंड फ्रॉम, एक्सपेंड हो रहा है मतलब वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिलेगा, और कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0.03 मीटर क्यूब से लेकर के ये जा कहाँ तक रहा है 0.06 मीटर क्यूब तक, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है जो प्रेशर दिया है 1 मेगा पास्कल दे रखा है, और जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब हो रहा है यहाँ पे वो जो डेल क्यू जो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है 84 किलो जूल, और आपको पता है वर्क हीट सप्लाई टू द सिस्टम पॉजिटिव होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इन्होंने बोल रखा है द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हाट। अब वर्क डन निकालने के लिए एरिया अंडर द कर्व ऑन PV डायग्राम वर्क डन देता है, तो यहाँ से वर्क डन आप निकाल दोगे तो ये आपको मिल जाएगा P B2 माइनस B1। तो P आपके पास 1 मेगा पास्कल है, और जो B2 माइनस B1 है आपको दिया हुआ 0.06 माइनस 0.03, तो ये आपको 0.03 और मेगा पास्कल है, मतलब इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो किलो जूल में आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 30,
दैट इज इक्वल टू 30। अब डेल क्यू इजकल टू डी यू इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन वर्क। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है 84, और ये प्लस जो वैल्यू है माइनस में आएगा तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसकी जो वैल्यू होगी 54 किलो जूल। तो आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन को देखना है। ये देखिए, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। सो अब ये क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है। यहाँ तक हमने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स देख लिया। अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, इसके आगे अगर आप देखोगे तो और कोई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर और भी कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमें कमेंट में आप बोल सकते हो। ठीक है, वहाँ से उस क्वेश्चन को भी अपन देख लेंगे। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।